आज हमारे पास एक काफी डरावनी फिल्म हॉन्टिंग प्रिजन के ट्रांसक्रिप्ट के कुछ अंश हैं। हाँ, और ये कहानी काफी उलझी हुई लगती है। बिल्कुल, इसमें मनोवैज्ञानिक डर है, कुछ पारिवारिक राज हैं और शायद एक प्रेतवादित घर का मामला भी। कहानी का केंद्र एम्मा है, एक युवती जो एक नए घर में जाती है और फिर उसकी दुनिया जैसे हिल सी जाती है, अजीब चीजें होने लगती हैं, वो अपनी सच्चाई पर ही शक करने लगती है। तो आज हम इन्हीं अंशों को जरा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो एम्मा अपने परिवार के साथ इस नए घर में आती हैं और मतलब शुरू से ही उसे कुछ ठीक नहीं लगता। उसे अटारी में एक लड़की दिखाई देती है। राइट। सीधा मेंशन है, लड़की अटारी में थी। हाँ, और उसी दौरान उसके सिर पर चोट भी लगती है। ये भी एक अजीब घटना है शुरू में ही। फिर एंट्री होती है ट्रेवर की। वो एक पैरामेडिक या जासूस जैसा किरदार है और वो शुरू में एम्मा की बातों पर यकीन करता हुआ सा लगता है। बिल्कुल, खासकर तब जब अटारी की धूल में किसी और के पैरों के निशान मिलते हैं। तो यहाँ से सवाल उठने लगते हैं। हाँ, यहीं से कहानी की वो बुनियाद रखी जाती है। क्या ये वाकई कोई बाहरी शक्ति है, कोई भूत प्रेत, या फिर ये सब एम्मा के दिमाग में हो रहा है? और वो सिर की चोट, उसका क्या रोल हो सकता है? सही कहा। क्या उस चोट की वजह से वो चीजें देख रही है जो हैं ही नहीं, या फिर वो चोट उसे ज्यादा संवेदनशील बना रही है किसी असली खतरे के प्रति? ये अस्पष्टता बहुत अहम है। आगे बढ़ते हैं। मामला तब और पेचीदा हो जाता है जब एम्मा को लगने लगता है कि वो असल में अपनी जुड़वा बहन बेथ को देख रही है। दो नाम हैं। फिर ट्रेवर भी अपनी जांच करता है और वो पुष्टि करता है कि हाँ, जुड़वा बहनें थीं, लेकिन वो ये भी कहता है कि रिकॉर्ड के मुताबिक बेथ की मौत हो गई थी। तो ये एक बड़ा विरोधाभास है। सबूत मिल रहा है बहन के होने का, लेकिन उसकी मौत का भी। इसी दौरान एम्मा का अपने परिवार, खासकर अपने पिता से टकराव बढ़ने लगता है। वो लोग शायद उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे और वो धीरे धीरे घर में ही कैद होने लगती है। उसे बाहर जाने से डर लगने लगता है। हाँ, जिसे अगोराफोबिया कहते हैं, खुली जगहों या बाहर जाने का एक तीव्र डर। और एक और अजीब चीज मिलती है। अटारी में कुछ विकन जैसे, मतलब तंत्र मंत्र वाले प्रतीक चिन्ह। ये पारिवारिक रहस्यों और इनकार वाले पहलू को और गहरा करता है। क्या परिवार कुछ छुपा रहा है, या एम्मा अपने दुख और अकेलेपन से बचने के लिए ये सब गढ़ रही है? और वो विकन प्रतीक, वही तो। क्या वो असली सुराग है, या सिर्फ डराने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए डाले गए हैं? हॉरर फिल्मों में ऐसा अक्सर होता है ना? बिल्कुल। और फिर कहानी एक और भयानक मोड़ लेती है। फ्रैंकी की मौत। हाँ, एम्मा के भाई फ्रैंकी की मौत हो जाती है और एम्मा सीधा इल्जाम लगाती है बेथ पर। कहती बेथ ने उसे मारा। अब यहाँ से शक की सुई पूरी तरह एम्मा पर घूमने लगती है। पुलिस, परिवार, सब उसे शक की नजर से देखते हैं। एक थेरेपिस्ट की भी एंट्री होती है। हाँ, और वो ये थ्योरी पेश करती है कि शायद एम्मा का जो गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन है, वो असल में खुद पर ही निकल रहा है, एक तरह का सेल्फ हार्म। एम्मा इस बीच किसी कैमरे से तस्वीर लेने का भी जिक्र करती हैं, शायद सबूत इकट्ठा करने के लिए। ये कहानी का वो बिंदु है जब पीड़ित और अपराधी के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। एम्मा, जो शुरू में एक पीड़ित लग रही थी, अब मुख्य संदिग्ध बन गई है। उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत बढ़ जाता है। फिर आता है क्लाइमैक्स। माता पिता के साथ उसका बड़ा टकराव होता है, उसे ड्रग देने की कोशिश होती है और फिर उनकी भी मौत हो जाती है। हाँ, फिर पुलिस आती है और तभी एक बड़ा खुलासा होता है, ट्रेवर का सच। बिल्कुल। पता चलता है कि वो ट्रेवर कोई जासूस नहीं बल्कि ब्रैड हवर्ड नाम का एक पैरामेडिक था जो पहले भी घर आया था। पुलिस जुड़वा बहन वाली कहानी को सिरे से खारिज कर देती है। तो एक एम्मा की डायरी पेश करते हैं। कहते हैं कि उसने ये सारे किरदार ट्रेवर, बेथ खुद अपनी कल्पना में गढ़े थे। उसे सीधे तौर पर साइको कह दिया जाता है। तो ये एक जबरदस्त मोड़ है। ऐसा लगता है कि चलो, रहस्य सुलझ गया, सब कुछ एम्मा के दिमाग की उपज थी, डायरी एक सबूत है। लेकिन क्या वाकई? हाँ, यहीं पर सवाल उठता है। क्या ये इतनी सीधी बात है? डायरी को सबूत माना गया, पर क्या वो वाकई उसकी कल्पना थी या किसी और हालात में लिखी गई थी? क्या पुलिस और उस पैरामेडिक की कहानी पर आंख बंद करके यकीन किया जा सकता है? क्योंकि अंत में कुछ और जानकारी सामने आती है जो मामले को फिर उलझा देती है। एक मृत्यु लेख मिलता है, ओबिचुरी। अच्छा। और उसमें पुष्टि होती है कि बेथ नाम की जुड़वा बहन सच में थी, जो पैरामेडिक की बात को गलत साबित करता है। ओह, तो मतलब बेथ असली थी। लगता तो यही है। और एक और बात पता चलती है, उसी घर में करीब 30 साल पहले एक महिला की भी बड़ी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई थी। तो घर का अपना इतिहास भी है। हा? और फिल्म के बिल्कुल आखिर में नए लोग उस घर को देखने आते हैं और उन्हें भी वहाँ कुछ अजीब सा महसूस होता है। तो अंत में कहानी हमें फिर वहीं लाके खड़ा कर देती है, अनिश्चितता में। क्या घर ही इन सब घटनाओं का कारण था,
क्या उसमें वाकई कोई अलौकिक शक्ति है जो रहने वालों को प्रभावित करती है? ये एक क्लासिक हॉन्टेड हाउस वाली बात हो गई, जहाँ घर खुद एक किरदार बन जाता है। बिल्कुल। तो कहानी ये सवाल खुला छोड़ देती है और सोचने वाली बात ये रह जाती है कि किसी जगह का माहौल, उसका इतिहास और शायद पहले के सदमे किसी इंसान की सच्चाई की समझ को कितना बदल सकते हैं कि वो एक पूरी अलग हकीकती बना ले। हाँ, और ऐसी उलझी हुई स्थितियों में किसकी कितनी जिम्मेदारी तय की जा सकती है। तो ये थी हॉन्टिंग प्रिजन के अंशों पर हमारी आज की चर्चा। एक कहानी जो दिमाग को झकझोरती है, जिसमें पारिवारिक राज हैं, मनोवैज्ञानिक परतें हैं और शायद कुछ अलौकिक भी, जो कई सवाल छोड़ जाती है अपने पीछे।